हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली बार जो है हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट देखा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का, जिसमें हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस के, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है, केमिकल प्रेसिपिटेशन के बारे में और इवापोरेशन के बारे में, ठीक है। इतना हमने पिछली बार डिस्कस किया था। नाउ इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में, रिमूवल बाय अल्गी के बारे में। ये सारे टर्शियरी ट्रीटमेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में और रेजिन्स के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन दी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट वाटर है उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने देखा था, जिसमें हमने रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, वो जो है जिसमें ज़्यादा सोल्यूट होता है, ठीक है, वहाँ से तो वो मूव कर जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पिछली बार रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने केमिकल प्रेसिपिटेशन डिस्कस किया था कि केमिकल्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं कुछ ऐसे जो दूसरे केमिकल जो उस इफ्लुएंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद हमने इवेपोरेशन के बारे में देखा था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो हम इवेपोरेशन मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। नाउ अनदर वन इज डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस, तो डायलिसिस में क्या करने वाले हैं हम? डायलिसिस में हम ये करने वाले हैं कि एक हम मेम्ब्रेन लेने वाले हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, यानी ये किसी केमिकल्स को एंट्री देंगे तो किसी केमिकल्स को एंट्री नहीं देंगे। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है कि पार्शली परमिएबल, ठीक है। तो ये पार्शली परमिएबल है। उसके बाद में दिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलॉइड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है, एक याद रखनी है क्रिस्टलॉइड, दूसरा हमें याद रखना है कोलॉइड, ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड का सेपरेशन कर देता है कोलॉइड से। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें पता है कि जिसमें जो भी कोलॉइड पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में अच्छे तरीके से मिले हुए होते हैं, ठीक है, नॉन सेपरेबल होते हैं। तो ये जो क्रिस्टलॉइड होते हैं ये क्रिस्टल्स होते हैं जो उस इफ्लुएंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस वाटर सैंपल को हमने पास कर दिया तो ये जो क्रिस्टलॉइड है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और जो वाटर है कोलॉइड सॉल्यूशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, ठीक है। तो इस वाटर को हमें क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो ये हम डायलिसिस टेक्निक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज। सो दिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलॉइड बाय डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है आइदर कौन सा मेथड फॉलो करेगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि अगर ये जो भी गैसेस इसमें पार्टिकल्स है या जो भी इसमें क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स है उनको क्या करेगा, ये यहाँ पर डिफ्यूज कर देगा और वाटर को यहाँ से रिमूव कर देगा। या तो ये दूसरा मेथड फॉलो कर सकता है विच इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमें अच्छे से पता है कि क्रिस्टल्स यहाँ पर फिल्टर पेपर पे जमा हो जाते हैं और बाकी का जो भी सॉल्यूशन है वो सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो क्या हो जाएगा, आइदर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन में ये भी होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो वो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में पास कर जाएगा। तो ये है डायलिसिस। नेक्स्ट है रिमूवल बाय अल्गी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायलिसिस का मैंने डायग्राम बनाया आप उसको डिस्क्राइब कर देना कि एक सिलेंडर है, ठीक है, मेम्ब्रेन उसमें अटैच होगी, ठीक है, इफ्लुएंट इज प्लेस इन अ सिलेंडर। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें आप इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल बाय अल्गी, ठीक है। तो अल्गी क्या करता है, तो जनरली अल्गी जो है वो क्या करता है, मेटल को एज ए न्यूट्रिएंट जो भी इस इफ्लुएंट सैंपल में प्रेजेंट होगा, जो भी इस इफ्लुएंट में प्रेजेंट होगा, तो इसमें मेटल्स भी, क्योंकि हम कौन सा मेथड देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक सेपरेशन मेथड देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो मेटल्स है ये अल्गी का क्या होते हैं, अल्गी इनको एज ए न्यूट्रिएंट क्या करता है, एज ए न्यूट्रिएंट इसको क्या करता है, खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि मेटल यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो अल्गी जो है ये हेल्प कर सकता है मेटल को
इसमें से निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में रेजिन्स, नेक्स्ट इज रेजिन्स। तो रेजिन्स जो है वो आयन एक्सचेंज, अगर आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है, नहीं पढ़ी होगी तो सिंपल सी बात है कि रेजिन्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे होते हैं, ठीक है, निगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों टाइप के होते हैं, निगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये क्या करते हैं, जो भी आयंस होते हैं इस इफ्लुएंट में, जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद साइज वाइज ये क्या कर देंगे, इनको फिल्ट्रेट कर देंगे। तो फिल्ट्रेट कर देंगे और एक तरीके से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये रेजिन्स क्या कर लेते हैं, इन चार्ज पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके इस इफ्लुएंट में से इन पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स पे कभी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, कभी निगेटिव। तो अगर हमें मेटल जनरली रिमूव करना है तो हम निगेटिव चार्ज वाला रेजिन लेंगे, क्योंकि मेटल्स जनरली पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज रेजिन्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद में बोथ कटायनिक और अनायनिक एक्सचेंजर रेजिन्स आर यूज, ठीक है। कटायनिक एक्सचेंजर भी हो सकता है और अनायनिक एक्सचेंजर भी। तो अगर कटायनिक एक्सचेंजर रेजिन हुआ तो क्या होगा, कटायनिक एक्सचेंजर जो कटायन को एक्सचेंज करे, ठीक है। कटायन को एक्सचेंज करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका चार्ज क्या होगा, निगेटिव, और जो अनायनिक एक्सचेंजर होगा उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरीके से रेजिन्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कार्बन। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, आप सभी को पता है, एडवर्टाइजमेंट में भी आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से एक्टिवेटेड कार्बन्स दिखाते हैं कि ये पूरा डर्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वो। तो अगर एक्टिवेटेड कार्बन्स जनरली जो प्यूरिट के फिल्टर्स होते हैं उसमें भी एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया जाता है, क्योंकि वो डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिमिलरली एक्टिवेटेड कार्बन अगर हम उस वाटर में डालते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ मेटल्स या फिर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे वर्क करता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें पहला इंडस्ट्री है ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के जो है ट्रीटमेंट्स क्यों फॉलो किए जाते हैं। तो जैसे देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इसमें से डाई ये सब निकलेगा, ठीक है, और अलग टाइप के केमिकल्स निकलेंगे। वही अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली इंडस्ट्री है तो उसमें जो केमिकल्स निकलेंगे उसमें मेटल्स निकलेंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रो पार्टिकल्स निकलेंगे। तो इसीलिए उसका जो प्यूरिफिकेशन मेथड होगा वो अलग होगा। उसके बाद में कैनरी इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज है और उनका अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइमरी जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा इसमें, तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम फॉलोइंग इंडस्ट्रीज एंड देयर ट्रीटमेंट्स। तो ऐसा आ सकता है कि डिस्क्राइब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या, देखो जो तीनों ट्रीटमेंट्स हमने अभी सीखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, होगा वही, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस हर इसमें है, तो वो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, ग्रॉस सॉलिड्स, गैसेस एंड ऑयली इम्प्यूरिटीज आर रिमूव, रिमेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स आर सेपरेटेड बाय स्क्रीनिंग विद बार स्क्रीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या क्या रिमूव करना है, ग्रॉस सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद में ऑयली इम्प्यूरिटीज, और उसके बाद में हमें रिमूव करना है उसके बाद हमें सस्पेंडेड
सॉलिड्स। तो हमने देखा था कि सस्पेंडेड सॉलिड्स जो नीचे जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग का यूज किया था। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेक्निक यहाँ पर यूज होंगी। स्क्रीनिंग टेक्निक्स के बाद में फाइन स्क्रीन्स हेल्प टू रिमूव फाइन फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो फाइन हो। ठीक है, फाइन स्क्रीन बार, फाइन स्क्रीन बार। तो ये एक प्लेट टाइप होगा या फिर इसका कोई अलग स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या होंगी, फाइन पोर्स होंगी जो क्या करेंगी कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है उनको क्या करेगी, रिमूव करेगी। ठीक है, उसके बाद में देन द इफ्लुएंट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी मेथड। ठीक है, दैट इज सेडिमेंटेशन टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। अब ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। फिर से प्राइमरी ट्रीटमेंट में दूसरा हमें क्या करना है, ग्रेविटी मेथड को यूज करना है। हमें पता है ग्रेविटी मेथड में क्या आता है, ग्रेविटी मेथड में आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फॉर एग्जांपल जो भी हमारा लिक्विड है उसको बहुत हाई स्पीड रोटेशन उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है वो क्या हो जाए, ग्रेविटी के फोर्स से अट्रैक्ट हो जाए और नीचे में क्या हो जाए, जमा हो जाए। ठीक है, तो ये जो जमा हो जाएंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स उसको हम बाद में क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फॉलो बाय इक्वलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन टू नॉर्मलाइज द पीएच। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटी मेथड, पहला मेथड हमने क्या किया, हमने ग्रॉस सॉलिड निकाल लिए, गैसेस और ग्रीसेस और इम्प्यूरिटीज निकाल ली। ठीक है, उसके बाद में हमने स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग के बाद में हमने ग्रेविटी मेथड का यूज़ किया, हाई स्पीड रोटेशन दिया, जिसके कारण जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वो ग्रेविटी के फोर्स से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद में अब हमें इन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इक्विलाइजेशन। तो इक्विलाइजेशन प्रोसेस में हमने देखा था कि क्या करते हैं, हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो उसका पीएच हमें वाटर के पीएच जितना क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। उसके बाद में फर्दर केमिकल कोआगुलेशन एंड केमिकल फ्लोकुलेशन आर डन टू अचीव 80 to 90% ऑफ रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, कोआगुलेशन, केमिकल कोआगुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। केमिकल कोआगुलेशन में हम एक इसमें कोआगुलेंट ऐड करते हैं, कोआगुलेंट ऐड करते हैं। ये क्या करता है, वाटर में जाता है। ठीक है, और जो भी इसे पार्टिकल्स दिखते हैं उन्हें ये क्या कर लेता है, कोआगुलेट कर लेता है। कोआगुलेटेड करने के बाद ये इस तरीके से सॉलिड क्या बनाते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बार इनका इंट्रैक्शन हो गया और ये कोआगुलेंट बन गए। ठीक है, उसके बाद में इनका बन जाता है फ्लोक्यूलेंट। ठीक है, 4 से 5 दिन में अगर हमने इन्हें टैंक में रख दिया तो ये फ्लोकुलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लोकुलेंट जनरली क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से 80 to 90% सस्पेंडेड जो मैटर है वो इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ये था अब तक प्राइमरी ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यहाँ पे ध्यान देना है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके बारे में हमने कहा था। उसके बाद ऑयल फिनॉल डिजोल्व कोलॉइड, BOD हमें मेंटेन करना है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मेंटेन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑयल फिनॉल डिजोल्व कोलाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, ऑयल फिनॉल, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कलर मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, ये हमें क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, कलर बाय इन्वॉल्विंग बैक्टीरिया सम अदर माइक्रोब्स। अब इसमें हमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी रिमूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट बना के याद रखना कि BOD मेंटेन करना है, ऑयल फिनॉल ऑर्गेनिक मैटर्स रिमूव करना है, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को भी रिमूव करना है। दिस कैन बी आइदर एरोबिक और अनएरोबिक प्रोसेस। तो हमें पता है इसमें स्लज डाइजेशन होता है। ठीक है, एरोबिक डाइजेशन होता है, अनएरोबिक डाइजेशन होता है। तो ये एरोबिक भी हो सकता है और अनएरोबिक भी हो सकता है। तो अगर आपने पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एरोबिक और अनएरोबिक डाइजेशन
क्या है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद ये जो स्लज है इसका पीएच भी मेंटेन करना है यहाँ पर हमें, पीएच, उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, और अनएरोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अब्सेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन अब्सेंट होना चाहिए, वो कंडीशन भी हमें यहाँ क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इन शॉर्ट, बीओडी मेंटेन करना है, ऑयल फिनॉल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करना है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स को रिमूव करना है, एरोबिक और अनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है, अनएरोबिक और एरोबिक डाइजेशन, पीएच और टेम्परेचर और अनएरोबिक कंडीशन यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पर क्या करना है, मेंटेन करना है। उसके बाद एरेटेड लघु, अब यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, तो जो जो हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने देखे थे, आइदर एरेटेड लगून्स, ठीक है, उसके बाद में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, डिच आर इंस्टॉल फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये इतने सारे जो भी हमने मेथड्स देखे थे, प्रोसेस देखे थे, उसका जो भी यू कैन से सेटअप है वो होना चाहिए उस इंडस्ट्री के पास। तो एरेटेड लगून्स, ट्रिकलिंग फिल्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आएगा, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, ये सब हमारे पास होना चाहिए। अब इसका टर्शरी ट्रीटमेंट, तो इसमें टर्शरी ट्रीटमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरीके से करना है। टर्शरी ट्रीटमेंट में एक डायग्राम है, वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल फ्लो चार्ट ऑफ टेक्सटाइल इफ्लुएंट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हम लास्ट में देख लेंगे जनरल फ्लो चार्ट, जिससे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहले टर्शरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन टेक्निक्स। अब हमें पता है इसमें क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक्निक्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे जितने भी वहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने के लिए ऑक्सीडेशन टेक्निक्स हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन टेक्निक के लिए हमें एजेंट्स जो जो हमने देखे थे, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को हमें यूज़ करना है किस चीज़ के लिए, डी कलराइज डाई। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि हमारा जो मेन यहाँ पर टारगेट है वो है डाई, क्योंकि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो डाई है, दिस डाई शुड बी रिमूव, ठीक है, इस डाई को हमें निकालना है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम यूज़ करेंगे डी कलराइज यानी डाई को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिंग एब्जॉर्बेबल टॉक्सिक ऑर्गेनिक हलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक टॉक्सिक हलाइड्स है, ठीक है, ओजोनाइजेशन इज यूज समटाइम्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें होता क्या है, तो आइदर डाइज रहेंगे आपके पास, ठीक है, या तो क्या हो जाएंगे कि एब्जॉर्बेबल टॉक्सिक ऑर्गेनिक हलाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक तो डाई है हमारा टारगेट, उसके बाद है एब्जॉर्बेबल टॉक्सिक, ठीक है, ऑर्गेनिक हलाइड्स, ऑर्गेनिक हलाइड्स। तो ये जो टॉक्सिक हलाइड्स है इनको अगर हमें रिमूव करना है, एब्जॉर्बेबल टॉक्सिक हलाइड्स, तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है ओजोनाइजेशन। ओजोनाइजेशन का यूज करके हम हलाइड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो हलाइड्स है वो ओजोन के ऑक्सीजन के साथ में जो है एक तरीके का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और उसके बाद में इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ओजोनाइजेशन प्रोसेस को हमें क्या करना है, यूज करना है यहाँ पे। उसके साथ साथ जो यूवी रेडिएशन को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रेसिपिटेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डायलिसिस। तो अभी जितने भी हमने टर्शरी में मेथड देखे, तो लास्ट में हमें क्या करना है, अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो लास्ट में वो सारे मेथड्स आप डाल दो जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट में पढ़े थे। तो यहाँ पे लिख दो कि
डायलिसिस पढ़ा, रिमूवल बाय अलगी पढ़ा, ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन पढ़ा, उसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड कार्बन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम अभी देखेंगे इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें लिखना है डाई इफ्लुएंट, ठीक है, डाई इफ्लुएंट। तो डाई इफ्लुएंट हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे होगा अलम, अलम हम यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम एरिएशन टैंक, तो एरिएशन टैंक, एरिएशन टैंक, ठीक है। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं क्लैरिफायर, तो क्लैरिफायर यूज होता है स्क्रीनिंग के लिए, क्लैरिफायर, ठीक है। उसके बाद में फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन के लिए सेकेंडरी, फ्लोकुलेशन अभी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही है, फ्लोकुलेशन, ठीक है, प्लस एलम, ठीक है, एलम यानी कि फिटकरी, इसको हमें डालते रहना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन टैंक, तो ऑक्सीडेशन टैंक आ गया, इसका मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन टैंक। देन एड्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड कार्बन, तो एक्टिवेटेड कार्बन आ गया, तो इसका मतलब टर्शरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन। उसके बाद में यहाँ पे यूज होता है सॉफ्टनर का, सॉफ्टनर का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है। उसके बाद 65% रिकवरी हो जाता है, ठीक है, 65% वाटर का रिकवरी हो जाता है। और रिजेक्टेड, रिजेक्टेड टू सोलर पॉन्ड, ठीक है, सोलर पॉन्ड में इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले डाई का इफ्लुएंट लेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री का इफ्लुएंट लेंगे। उसके बाद उसमें हम अलम डालेंगे, अलम डालने के बाद एरेशन टैंक, ठीक है, तो ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। क्लैरिफायर जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोकुलेशन और प्लस अलम, ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन टैंक आ जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक्टिवेटेड कार्बन आ जाएगा, टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर सॉफ्टनर यूज करेंगे, फिर से RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिर से यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट। उसके बाद 65% हमारा रिकवरी हो जाएगा और बाकी जो वाटर रिजेक्ट हुआ है उसको सोलर पॉन्ड में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है जो कि आप इसमें लास्ट में बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।